जय हिंद। आज की क्लास मैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी की ये लास्ट क्लास है। मॉनेटरी पॉलिसी अमेंडमेंट्स एंड एप्लीकेशंस, ये दो मेरे प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर इससे पहले कि हम वो अमेंडमेंट्स और एप्लीकेशंस की तरफ आएं, अमेंडमेंट से मेरा मतलब है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जो रीसेंट एडिशंस करें, जो एडिशंस हुए भी हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि जो कोविड-19 की पोजीशन थी उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे चेंजेस करे क्योंकि गवर्नमेंट को भी वो चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी के मेजरमेंट पे लाने पड़ गए। खैर चलिए मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इससे पहले कि हम अमेंडमेंट्स और एप्लीकेशंस की तरफ आएं, देखिए अब तक की आपकी कवरेज क्या है। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 36 पेजेस के सारे थ्योरी के नोट्स और साथ में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पेजेस ऑलरेडी कवर करे जा चुके हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करा कर दिए। ओके, ये सब कुछ तो वो नोट्स हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो क्लासेस में ऑलरेडी कवर हो चुके। उसके बाद आपको ये ध्यान होगा कि मई 2018 से लेके जनवरी 2021 तक अब तक इस चैप्टर में से जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 24 थ्योरी के और 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, वो सारे ऑलरेडी कवर हो चुके। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाली जो क्लास है वो किस पर्पस के लिए रिकॉर्ड करी जाए, अमेंडमेंट्स और एप्लीकेशंस के लिए। अमेंडमेंट्स मैं फिर से बता दूं, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जो रीसेंट एडिशंस करे, और एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि स्टडी मटेरियल में कुछ ऐसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अब आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब तक जो एग्जाम्स हुए उन्होंने अपने आप को एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन से दूर रखा, पर आप देखेंगे अब जो एग्जाम होंगे, मेरा मतलब है देखिए जो जुलाई में आपका एग्जाम है या फिर नवंबर में जो आपका एग्जाम है या फिर 2022 में जो मई में आपका एग्जाम होगा, स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूं उसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो आइए जी आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 3.26 से। फटाफट आप आ जाइए। यहां जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें ए, व्हाई शुड यू होल्ड मनी बैलेंसेस। भाई कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म आखिरकार मनी को क्यों होल्ड करेगा, तो मनी के हेल्ड करने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। हालांकि हम इसको थ्योरी के नोट्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन क्या है ना कि आज की क्लास में हमने भी तो सोचा है कि जितने भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे जरूर। ओके, बी रिक्वायरमेंट क्या है, विल यू चूज टू होल्ड ओनली इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स। आप इस क्वेश्चन को कैसे समझें कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि वो जितनी भी एसेट्स अपने पास होल्ड करे, क्या ये खाली वही एसेट्स होनी चाहिए जिस पर उसको इंटरेस्ट नाम की इनकम होती हो। जैसे अगर वो ये कहे कि मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूं, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मैं डिबेंचर्स खरीदना चाहता हूं, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, या चलो मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं, मुझे डिविडेंड मिलेगा। क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंटरेस्ट अर्न किया जाए या डिविडेंड अर्न किया जाए? क्या इन्वेस्टमेंट करने के पीछे और भी कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस हो सकते हैं? जरूर हम इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। पॉइंट नंबर सी, व्हाट वुड बी योर चॉइस इफ you can pay for nearly all transactions through online transfer। इफेक्टिवली ये क्वेश्चन क्या हुआ कि देखिए अगर आप पेमेंट का ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, सारी की सारी पेमेंट अगर आप इस सिस्टम पर ले जाएं, तो बताए कि अगर आप इन फैक्टर्स को सेलेक्ट करें, इस सिचुएशन को अडॉप्ट करें, तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। बेसिकली जो ऑनलाइन पेमेंट है उस सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर सवाल मेरे को तो ये नजर आ रहा है जी,
पॉइंट नंबर डी कौन सा है? डू यू थिंक मनी इज ए यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू? ओके, क्या आपको ऐसा लगता है कि मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है? क्या एक यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू है? ओके, कुल मिलाकर ये पहला क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर तो खैर हम बाद में ही आएंगे। अब इसके आंसर मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। देखिए, अभी तक की क्लासेस में और आज की क्लास में एक हल्का सा फर्क ये है, मुझे आपसे एक रिलैक्सेशन इस क्लास में चाहिए, और वो ये कि चूंकि बड़े सारे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, तो फिर मैं आपको क्लास में डिक्टेट नहीं करवा के दूंगा। इस आखिरी क्लास में मैं चाहूंगा कि जो नोट्स हैं मैं पहले से लिख के रखूं, आप इसको समझिए। अगर आप इसको कॉपी करना ही चाहते हैं तो फिर वीडियो पॉज करके तो आप इसको कॉपी कर ही सकते हैं। तो ये आज की क्लास की मेरी रिक्वायरमेंट है कि साथ साथ लिखने का काम तो नहीं होगा, लेकिन वीडियो पॉज करके आप ये काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि मैं कह रहा था, आंसर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। हम जब थ्योरी के नोट्स भी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मनी को होल्ड करने के प्राइमरली 3 रीजन होते हैं, और वो 3 रीजन कौन से होते हैं? हाँ जी, मनी इज प्राइमरली हेल्ड फॉर ए ट्रांजैक्शंस पर्पसेस, बी प्रिकॉशंस पर्पसेस, सी स्पेकुलेटिव और वी कैन से इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। आपको याद आ ही गया होगा। आपको मनी क्यों चाहिए? ट्रांजैक्शंस के लिए। ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है जो आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट है। एक तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सो हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर विच पर्पस? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर and specific requirements of the holder of money. ओके, आपको अपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कितना कैश चाहिए, भाई ये आपके बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो वर्किंग कैपिटल पर हैवीली डिपेंडेंट है, वर्किंग कैपिटल यानी जैसे स्टॉक में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, और अगर क्रेडिट सेल है तो जो डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसे बिजनेस हाउसेस जहां वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको अपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, मेरा मतलब है ट्रांजैक्शंस पर्पसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा कैश होल्ड करके रखना चाहिए। डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। द मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस represent day-to-day requirements and its holding must be the topmost priority in holding the cash. Therefore, the gap between receipts and payments must be properly evaluated in order to avoid the liquidity problems. ओके, अब इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग को कर लेना चाहिए। देखो जी, ऐसा है, आपको कैश आता कहां से है? आप कैश सेल करेंगे, कैश आएगा, और क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर से आपके पास कैश आएगा। डेटर से आपके पास कैश तब आएगा जब भी वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर करेगा या मैच्योर करेगा। अगर आपने अपने डेटर्स को 1 महीने का क्रेडिट दिया है तो पैसा 1 महीने के बाद ही आएगा। तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस की नेचर को जरूर समझिएगा। आप ये जरूर जानिएगा कि आपके बिजनेस में कौन सी डेट को कब कैश आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी में आपने कैश बजट के कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा है। कैश बजट आपको यह सिखाता है कि किस दिन, कौन सी डेट को, किस समय आपके पास कितना कैश आने वाला है, यह इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने अपने कैश के कमिटमेंट्स भी तो पूरे करने। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, आपने वर्कर्स को वेजेस पे करनी है, और अदर एक्सपेंसेस भी तो हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट को ना बड़े परफेक्ट वे में मैच करिएगा। अपने को लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लिक्विडिटी प्रॉब्लम यानी
आप कैश को ऐसे मैनेज करें कि जिस दिन आपको कैश पे करना है उस दिन कैश आपके पास होना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात कहूं, जिस दिन आपको कैश पे करना है उस दिन कैश होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कैश होता है तब पेमेंट नहीं करनी होती और जब पेमेंट करनी होती तब कैश नहीं होता। इसका मतलब आपका कैश मैनेजमेंट सिस्टम पुअर है। प्लानिंग ठीक ढंग से करें। अगर आपको लोगों को कमिटमेंट ही करने हैं कि मैं पर्टिकुलर डेट को कैश दूंगा, तो आपको मालूम होना चाहिए उस दिन आपके पास कैश होगा भी कि नहीं होगा। तो आप अपने कैश मैनेजमेंट सिस्टम को बड़े परफेक्ट वे में इवैल्यूएट कर लीजिएगा। और खास तौर पर यह बात मैं ट्रांजैक्शंस पर्पसेस के लिए कह रहा हूं। डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ट्रांजैक्शंस पर्पसेस के लिए मनी रिक्वायरमेंट है वो हर बिजनेसमैन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, यह जानने के लिए कि जो टोटल कैश रिक्वायरमेंट उसकी है उसमें कितना प्रोपोर्शन वो ट्रांजैक्शंस पर्पसेस के लिए अपने पास होल्ड करके रखे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं प्रिकॉशंस या स्पेकुलेटिव्स के बारे में बात करूं, प्रिकॉशन पर्पसेस की आपकी जो मनी की रिक्वायरमेंट है उसका बेस आखिरकार क्या है? उसका बेस है सडन रिक्वायरमेंट। सडन रिक्वायरमेंट से मेरा क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मटेरियल के प्राइसेस अचानक इंक्रीज हो गए, गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया, जैसे वर्कर को आपको वेजेस देनी है। इस कंटेक्स्ट में मैं कोविड-19 का एग्जाम्पल आपके सामने लाना चाहूंगा। कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हो गया तो हमने प्राइवेट सेक्टर से जो उम्मीद लगाई, गवर्नमेंट सेक्टर की बात अगर मैं ना भी करूं, कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी की पेमेंट को नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब आपको वेजेस सैलरी की प्रॉपर पेमेंट करते रहना है। हालांकि बिजनेस बंद हो गए, कैश का रिसिप्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वेजेस आपको कोविड-19 के लॉकआउट पीरियड के दौरान आपको पे करनी थी, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि जितनी भी आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी सडन रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सिचुएशन को आप आराम से हैंडल कर सके। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इनफैक्ट मैं अगली स्लाइड की तरफ आना चाहूंगा। ये राजी, थिंकिंग अबाउट द प्रिकॉशन पर्पसेस, द मनी may be required for unforeseen and emergency requirements like sudden increase in material prices and wages to be paid during strike or lockdown. Okay, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं फिर से पिछले पेज पर जाता हूं। मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसको लिखना है तो ऑफ कोर्स आप ये काम कर सकते हैं। आज की क्लास में आप ये काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके तो आप लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपका ध्यान प्रिकॉशन पर्पसेस की तरफ ले आता हूं। मैं एग्जांपल आपको यही दे रहा था। अनफोर्सीन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स जब हो जाती, आपको उस समय कैश चाहिए। मटेरियल अगर महंगा हो गया, कैश चाहिए। आपको नई मशीन खरीदनी है, कैश चाहिए। आपको स्ट्राइक पीरियड के दौरान वर्कर को वेजेस देनी है, कैश चाहिए। कोविड-19 के दौरान आपको वेजेस पे करनी है, आपको कैश चाहिए। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी पर्पसेस के लिए भी बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा वो कितना होना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे, बिजनेस की नेचर, रिक्वायरमेंट्स और सूटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो एक तो हो गए ट्रांजैक्शंस, दूसरे हो गए ये प्रिकॉशंस मोटिव्स। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पेकुलेटिव, या फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में भी लेकर जा सकते हैं। Now thinking about the speculative purposes, the money may also be required for taking advantage of various investment opportunities. एकदम ठीक बात है। देखो जी, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती।
भाई हमको कभी लगता ही होगा ना कि पड़ोस का घर कई साल पहले बड़े सस्ते दाम पर मिलता था, तब अरेंज नहीं हो पाया, तब लाखों में मिलता था, हम नहीं खरीद पाए, आज करोड़ों में है, हम सोच भी नहीं पा रहे। इसलिए कह रहा हूं भैया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक तरीके से एनकैश करना है, वो एडवांटेज आपको लेना है, तो आपके पास सफिशिएंट कैश की होल्डिंग की पोजीशन होनी चाहिए। कैश मस्ट बी हेल्ड फॉर सच पर्पस। हम सब लोग भी अपनी जिंदगी जो बिताते हैं, मैं आपका उदाहरण दूं, अपना उदाहरण दूं, किसी के बारे में बात करूं, दुनिया में सारे लोग कैश को 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए होल्ड करते हैं। एक ट्रांजैक्शंस, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, दूसरा प्रिकॉशंस जो उनकी सेफ्टी के लिए होता है, और तीसरा इन्वेस्टमेंट्स। तो इसलिए कैश की रिक्वायरमेंट इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। यही क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर A का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन था। अच्छा, अब बी पार्ट क्या था? बी पार्ट क्या था, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान अगर पेज नंबर 3.26 पर ले आऊं, क्या था बी पॉइंट? ये रहा। विल यू चूज टू होल्ड ओनली इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स? बताइए, अगर मैं आपको किसी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करवा दूं, किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करना हो और उसकी इन्वेस्टमेंट का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना हो, तो आप मुझे बताएं, आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाते समय क्या सिर्फ इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स को ही पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहेंगे? जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। अगर मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग भी खरीदते हैं, तो हमारे दिमाग में 2 बातें होती। एक, उससे पॉसिबली कितना रेंट अर्न किया जा सकता है। 2, कुछ सालों के बाद अगर मैं उसको होल्ड करता हूं, तो कुछ सालों के बाद मैं उसको कितने में बेच पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं अगर शेयर्स भी खरीदता हूं, तो मेरे दिमाग में 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, जब तक मैं शेयर्स को होल्ड करूंगा तब तक मैं कितना डिविडेंड अर्न करूंगा, और 2, कुछ सालों तक होल्ड करने के बाद जब मैं शेयर्स बेच दूंगा तो शेयर की कैपिटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसका डिस्कशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आइए जी शुरू करते हैं डिस्कशन। इन्वेस्टमेंट इज प्राइमरली मेड फॉर 2 ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैपिटल गेन और वी कैन से एप्रिसिएशन। यही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। आप कभी भी किसी क्लाइंट को एडवाइस दे, कभी अपने फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करें, हमेशा ध्यान रखेगा 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। एक, रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए, रेगुलर इनकम में इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, और अगर आपने बिल्डिंग कोई खरीदी तो रेंट भी हो सकता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन। हमने एक शेयर आज 100 रुपए का खरीदा, हम उम्मीद करते हैं 1 साल के बाद उसकी कीमत 120 रुपए हो जाएगी, 3 साल के बाद उसकी कीमत 150 रुपए हो जाएगी। अपने को कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। सो इंटरेस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सही बात है, वन ऑफ द फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर इंटरेस्ट है, हम इससे इनकार नहीं करते। वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज केप्ट इन माइंड in deciding the amount of investment and combination of investments। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि टोटल, जैसे मान लीजिए आपको 50 लाख इन्वेस्ट करने हैं, उसमें शेयर्स में आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर्स में आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये, जब आप कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट अर्निंग वाली एसेट्स हैं, वो उनका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया जी? वेरी गुड। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर है, इस बात से मैं मना नहीं करता, पर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, फॉलोइंग फैक्टर्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू बी नोटेड। एक, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
इन्वेस्टमेंट की नेचर कैसे होगी, जैसे अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स खरीद के आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं, आपने बिल्डिंग खरीदी है तो आप बिल्डिंग के ओनर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप डिबेंचर्स खरीदते हैं तो आप ओनर नहीं बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर इन्वेस्टमेंट की नेचर एक जैसी नहीं होती है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्जेक्टिव कितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे भाई शेयर्स का इन्वेस्टमेंट तो फॉरएवर ही हो गया, अनलेस आप डिसाइड करें कि आपको उसको बेचना है। पर डिबेंचर्स के केस में तो पहली दिन से तय होता है, खास तौर पे अगर मैं रिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में बात करूं कि ये इतने पीरियड के बाद रिडीम होते हैं। जैसे अगर मैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स का एग्जांपल आपको दूं, बैंक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, तो बैंक आपको कह देता है, आप भी कहते हो कि 5 साल का मेरा फिक्स डिपॉजिट है, इसके बाद मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ओके, तो कुल मिलाकर मैं फिर से कहूंगा, इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यस, पर इंटरेस्ट ओनली फैक्टर नहीं है। हम इस समय क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप साथ साथ इसको कॉपी भी करते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन के सी पार्ट पर आपको लेकर आता हूं। सी पार्ट ये रहा। व्हाट वुड बी योर चॉइस if you can pay for nearly all transaction through online transfer, और point number 4, do you think money is a unique store of value। चलिए दोनों पे डिस्कशन इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, ये रहा पॉइंट नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन का ही जमाना है, वर्चुअल बैंकिंग का ही जमाना है। बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक जाने की क्या आवश्यकता। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं तो आप कुछ बातें तो इंश्योर करोगे। पॉइंट नंबर सी यही कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप भी घर बैठे जब पिज्जा बर्गर का ऑर्डर देते हो तो ऑनलाइन मोड से तो पेमेंट कर रहे हो ना। तो ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, कौन कौन सी हैं, कुल मिलाकर 4 बातें। पहली बात कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो इसकी अलग से कोई कॉस्ट अगर है तो वो मिनिमम होनी चाहिए। आप कई बार कोई सामान खरीदते हैं तो कहते हैं ना इसके डिलीवरी चार्जेस इतने होंगे, आपने ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट किया, तो सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की एडिशनल कॉस्ट आपको कितनी पड़ जाती। भाई जैसे मुझे सिनेमा हॉल की टिकट बुक करानी, मैं चाहूं तो सिनेमा हॉल जाकर टिकट बुक करवा भी सकता हूं, पर उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, गाड़ी की पार्किंग करनी पड़ेगी, पार्किंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और मैं टिकट की बुकिंग कराकर आऊंगा। भले फिल्म मुझे 3 या 4 दिन के बाद क्यों ना देखनी हो, लेकिन अगर मैं घर बैठे ही अगर टिकट की बुकिंग करता हूं तो मुझे उस समय एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ेगा ना। तो मैं कंपेयर करूंगा ना कि इस मोड से जाता हूं तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी होती है, इस मोड से जाता हूं तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी होती है। तो ऑनलाइन सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा अगर इसमें जो पेमेंट है वो कम है। कॉस्ट हैज टू बी एट द मिनिमम लेवल। तो ऑनलाइन सिस्टम को एडॉप्ट करें और इस बात को इंश्योर करें कि इसमें जो कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है वो लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट। टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऑब्वियसली जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो उसी समय ट्रांसफर हो जाता, प्रॉम्प्ट उसी समय। लेकिन कुछ ऐसे ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें पेमेंट को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। जैसे अगर मैं आपको NEFT और RTGS का एग्जांपल दूं तो उसमें उसी समय ट्रांसफर नहीं होता है, उसके ट्रांसफर होने में 1 घंटे 2 घंटे का टाइम लग सकता है। हम ये चाहते हैं कि टाइम ऑफ ट्रांसफर कम से कम होना चाहिए, इनफैक्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट होनी चाहिए, उसी समय पेमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। रिस्क के फैक्टर उसमें नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पेमेंट 2 बार चली जाए, ऐसा ना हो कि पेमेंट कहीं और ही चली जाए। इसलिए OTP जैसा मेथड भी अडॉप्ट किया गया है। रिस्क के फैक्टर को अवॉइड करने के सारी कोशिशें करी गई हैं। बस आपको ध्यान रखना है भाई,
पेमेंट करते समय अगर आप सावधान रहेंगे तो इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है ना। तो ओटीपी किसी को बताने का नहीं, पिन नंबर किसी को बताने का नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कोर्स ये भी कम से कम ही होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते जी, मेरा पैसा यहां नहीं कहीं और इन्वेस्टेड होता तो मैं वैसे ही कितना इंटरेस्ट अर्न कर ही लेता। तो ऑनलाइन पेमेंट करिए, बड़े शौक से करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम से कम होनी चाहिए, टाइम ऑफ ट्रांसफर प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और रिस्क का फैक्टर तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। सही है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर डी क्या था? पॉइंट नंबर डी था कि आपको क्या लगता है कि क्या मनी एक यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू है? वेल, जब हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर शुरू किया था तो शुरू में हम लोगों ने मनी के स्टोर ऑफ वैल्यू के होने पर वैल्यूएबल कमेंट्स आपको लिखवा कर दिए थे। एक बार उनको रिकॉल करने की आवश्यकता है। सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ लोगों का यह मानना है, क्या मानना है? मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एज इट कैन बी यूज्ड सूनर और लेटर फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। भाई मनी एक स्टोर में रखी हुई एक एसेट है, उसकी एक कीमत है, हम उससे चाहे तो आज, चाहे तो कल, चाहे तो परसों अपनी पसंद की गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है, क्या मानना है? मनी इज नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल। मनी इज नॉट को मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि ये कोई बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इट डेप्रिशिएट्स विद द टाइम। मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू का कोई बेस्ट एग्जाम्पल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर वो पैसा पड़ा रहे, जैसे मान लीजिए साहब कि हमने लॉकर में 1 लाख रुपए रख दिए, 1 साल के बाद जाके देखा तो 1 ही लाख पड़े हुए थे। हमने कहा ये क्या बात हुई भला, इस बीच में कुछ रुपए बढ़ जाने चाहिए थे। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, वो क्यों बढ़ेगा? लेकिन 1 साल में तो इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें बढ़ गई, प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, पैसा वहीं का वहीं रहा। तो चूंकि मनी जो है, अगर मैं कैश इन हैंड का एग्जांपल दूं तो ये डेप्रिशिएट हो रहा है। एक तरीके से सोचा जाए तो स्टोर ऑफ वैल्यू को लेकर मनी को बहुत बेस्ट एग्जांपल नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोनों तरीके के विचार हो सकते हैं। मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू कहने वाले भी लोग हैं और स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कहने वाले भी लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ओरिएंटेड की शुरुआत हो चुकी है। हम इस समय पेज नंबर 3.26 पर हैं। मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग फिर से पेज नंबर 3.26 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, दे से कैलकुलेट एम। वेलोसिटी आपको गिवन है 19, प्राइस आपको गिवन है 108.5, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस 120 बिलियन। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं वेलोसिटी से। हम थ्योरी नोट्स में ऑलरेडी इस कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं, पर वेलोसिटी का मतलब क्या है यहां से शुरुआत करते हैं। देखो जी, ऐसा है, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और इनके पास 1000 रुपये। कितने? 1000 रुपये। इन्होंने 1000 रुपये स्पेंड करे तो इनकी जेब से 1000 रुपये चले गए और मिस्टर बी के पास चले गए। ओके, ए की जेब से पैसा बी की जेब में गया। वही 1000 रुपये बी ने भी खर्च कर दिए, आगे सी को पे कर दिए। सी ने वही 1000 रुपये खर्च कर दिए, आगे ने डी को पे कर दिए। इसका मतलब हर आदमी क्या कर रहा है कि जो भी 1000 रुपये उसके पास आ रहा है उसको वो आगे खर्च कर देता। भाई जैसे मान लीजिए मैं किराने की दुकान पे गया तो मैंने किराने वाले को पैसे दिए, तो मेरी जेब से पैसा निकल गया, किराने वाले के पास चला गया। उसने आगे पेमेंट कर दी क्योंकि उसको आगे भी जो मटेरियल उसने खरीदा था उसकी पेमेंट करनी थी या उसके घर के एक्सपेंसेस थे। इस तरीके से ये पूरी की पूरी चेन घूमती जाती है, घूमती जाती है, घूमती जाती है। और पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा ये चेन भी उतनी बारी घूमेगी। अब ये कितनी बार वही अमाउंट सर्कुलेट होता रहता है, इस सिस्टम को हम लोग वेलोसिटी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेट अस अज्यूम ये जिस तरीके से वही अमाउंट बार बार स्पेंड होता जा रहा है,
मान लेते हैं कि ये बार बार स्पेंड हुआ है 100 टाइम्स। हालांकि मैं बात को बड़े सिंपल टर्म्स में आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम 100 टाइम्स। आप कह सकते हो सर ये तो इनफिनिट भी हो सकता है। वेल, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को अभी क्यों लाऊं। अभी मैं पहले सिंपल कंसेप्ट तो आपके साथ डिस्कस कर लूं। लेट अस अज्यूम ये 100 टाइम्स तक स्पेंड हो सकता है। अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि अगर एक आदमी ने दूसरे को 1000 रुपए दिए तो जरूरी नहीं कि दूसरा सारे खर्च कर दे। भाई, इसमें से कुछ वो सेव करेगा, बाकी कंज्यूम करेगा। नेशनल इनकम के चैप्टर में हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव, ये सारे के सारे कंसेप्ट भी कवर कर रखे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए आप इसको परे करिए। आप ये मान के चलिए ए ने बी को दिए 1000 रुपए, बी ने वही 1000 रुपए खर्च करके सी को दिए, सी ने वही 1000 खर्च करके डी को दिए। एक एजम्पशन लीजिए, ये एजम्पशन कितनी रियल है कितनी अनरियल है उसको बाद में सोचा जाएगा, और कुल मिलाकर वही 1000 रुपए 100 बार खर्च हो जाते है, वही 1000 रुपए। तो जानते इकोनॉमी में टोटल कितना एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो जाता है? 1000 मल्टीप्लाइड विद 100, दैट इज ₹1 लाख। तो मेरे भाई है तो 1000 रुपए, पर वही बार बार स्पेंड होकर 1 लाख रुपए के खर्चे के बराबर पहुंच जाता। अब मैं फिर कोविड-19 पर आता हूं। कोविड-19 में लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को रोक लिया। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड करा कि मैं 1000 रुपए नहीं खर्च करूंगा। भाई, मैं नहीं खर्च करना चाहता, मेरी मर्जी। तो मैं तो खुश हूं कि मैंने 1000 रुपए नहीं खर्च करे, पर आप जानते हो इकोनॉमी में मैंने 1 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर को होने से रोक दिया। अगर वो 100 टाइम्स स्पेंड हो जाता तो इसका मतलब मैंने रुपए ना खर्च करके देश का नुकसान किया। अपना फायदा भले करा होगा, पर देश का नुकसान हुआ, क्योंकि एक्सपेंडिचर लोगों की इनकम बनता। और नेशनल इनकम में जो गिरावट हुई है लॉकडाउन पीरियड के दौरान, वो इसलिए तो हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, लोगों ने स्पेंडिंग नहीं करी, लोगों की इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई, लोगों ने अमाउंट को रोक के रखा, होर्डिंग, जमाखोरी हुई। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे? कितनी बार वही अमाउंट बार बार स्पेंड होता जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेरी गुड। अगला पॉइंट हमारे पास है प्राइस, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस 120 बिलियन। ओके, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखो ऐसा है, हमारी पॉपुलेशन अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट खरीदती। कोई कहता है मुझे पेन खरीदना है, कोई कहता है कैलकुलेटर खरीदना है, कोई कहता है मोबाइल फोन खरीदना है, कोई ये सामान कोई वो सामान। कुल मिलाकर मान लीजिए इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए वो हैं 120 बिलियन। अच्छा, हर प्रोडक्ट का अपना प्राइस है। हमने इनके एवरेज प्राइस को जानना चाहा। हर प्रोडक्ट का अपना अपना प्राइस है, लेकिन एक एक प्रोडक्ट की तो अलग अलग कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए एवरेज प्राइस हो गया 108.5। अब मैं आपका ध्यान इसके आंसर की तरफ लेकर आता हूं, और मैं आपका ध्यान ले आता हूं फिशर्स इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन को देखते ही आपको याद आ गया होगा, फिशर्स इक्वेशन हमने 2 लेवल्स पर पढ़ी है। एक जिसमें क्रेडिट मनी नहीं होती है, और दूसरा जिसमें क्रेडिट मनी होती है। ये वाला जो केस है इसमें क्रेडिट मनी नहीं है, सिर्फ कैश मनी है। तो क्रेडिट मनी को इग्नोर करके एक इक्वेशन है, और क्रेडिट मनी को कंसीडर करके दूसरी इक्वेशन। तो क्रेडिट मनी को इग्नोर करके इक्वेशन कौन सी है? वेल, एम यानी टोटल कितनी मनी सर्कुलेशन में है मल्टीप्लाइड विद वी, यानी वो मनी कितनी बार सर्कुलेट हो जाती है।
टोटल कितनी मनी सर्कुलेशन में है और कितनी बार वो सर्कुलेट होती है, यानी ए ने बी को पे करा, बी ने सी को पे करा, सी ने डी को पे करा, इस तरीके से कितनी बार सर्कुलेशन में वही अमाउंट रोटेट होता रहता। इसका मतलब इकॉनमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना रिकॉर्ड होगा, टोटल कितनी मनी है मल्टीप्लाइड विद वी, और वो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होना चाहिए कि टोटल कितने ट्रांजैक्शंस हैं टी मल्टीप्लाइड विद उनका एवरेज प्राइस कितना है। ये इक्वेशन को पॉपुलरली हम लोग फिशर्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, मैं फिर से वापस आता हूं, क्वेश्चन को स्क्रीन पर ले आता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा वेलोसिटी हम आपको बताते हैं दैट इज 19, प्राइस है 108.5 और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं 120। आप तो हमको यह बताइए कि सर्कुलेशन में मनी कितनी हुई। हमने कहा आपने खुद ही तो बताया है कि वेलोसिटी 19 है, तो देखिए 19 हमने यहां पुट किया, एवरेज प्राइस 108.5 और ट्रांजैक्शंस 120 बिलियन। ये तो बहुत आसान काम हमारे लिए हो गया। तो मनी इन सर्कुलेशन कैसे पता करी गई, वेल क्रॉस मल्टीप्लाई करा 685.26 बिलियन। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि मान लीजिए मनी सप्लाई जो है, जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई इफ वेलोसिटी बिकम्स 25। बाकी सारी बातें तो सेम हैं। वेलोसिटी जो 19 है पहले केस में जो आपने लिया था, अगर वो वेलोसिटी को 25 कर दिया जाए तो वही मनी सप्लाई कितनी होगी। हमने कहा लो भाई इसमें क्या मुश्किल है, हम फिर से उसमें आए, m मल्टीप्लाइड विद v इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड विद t। आपने कहा वेलोसिटी 25, बाकी सारी बातें वही हैं, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा गया, तब जो मनी सप्लाई आई हमारे पास 520.8 बिलियंस। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हुआ भाई। अगर आपको फिशर्स इक्वेशन अच्छी तरीके से ध्यान है तो ऐसी इक्वेशन को बेस बनाकर इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अच्छा, अब मैं वापस आ जाऊं, ऑफकोर्स ये आप कॉपी कर ही चुके हैं, मैं वापस आता हूं जी। मैं आपका ध्यान क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर आता हूं। कैलकुलेट दे से वेलोसिटी ऑफ मनी। अब हम आपसे v कैलकुलेट करवाना चाहेंगे। मनी सप्लाई है 5000 बिलियन, प्राइस एवरेज प्राइस है 110 और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है 200। लो कुल मिलाकर सोचा है तो बहुत आसान है। हमने करना क्या, m मल्टीप्लाइड विद v इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड विद t। भाई मनी सप्लाई आपको मालूम है 5000, वेलोसिटी आप हमसे जानना चाहते हैं, एवरेज प्राइस 110, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस 200। सारी इंफॉर्मेशन पुट करिए, बड़े आराम से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटकम इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज टू 225। यानी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं अगर ये 225 हो जाए तो जो ट्रांजैक्शंस पहले कितने थे, वो ट्रांजैक्शन पहले थे 200। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। ये राज पहला पार्ट, फिर से मैं बता दूं फिशर्स इक्वेशन ये रही। इसमें पहले आपने मनी सप्लाई को लिखा 5000 बिलियंस, वेलोसिटी आप पता करना चाहते हैं, प्राइस 110 और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है 200 बिलियंस। तो वेलोसिटी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो गई 4.4। बी पार्ट में भी हमने यही काम करा, फिर से फिशर्स इक्वेशन हमने लिखी, m मल्टीप्लाइड विद v इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड विद t। मनी अवेलेबिलिटी 5000 बिलियन, वेलोसिटी हम जानना चाहते हैं, प्राइस 110 है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हो गए हैं 225 बिलियन। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा गया और नई सिचुएशन में
वेलोसिटी आ गई 4.95। वाह जी। तो हमें पेज नंबर 3.26 से कोई शिकायत नहीं है। इसके जो 3 एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं बड़े अच्छे ढंग से समझे जा चुके हैं। वेलोसिटी के कंसेप्ट को भी एक लेवल पर ले जाकर हम लोगों ने समझा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ समझा, लेकिन कम से कम बात अपने को समझ में आई। तो आइए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। पेज नंबर 3.57 पर फटाफट आ जाइए। पेज नंबर 3.57, यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 5 6 7 बड़े ही इंटरेस्टिंग केसेस आपके सामने। एक एक केस इसमें बहुत बढ़िया एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन कहा जा सकता है। आइए जी शुरू करते हैं। हाउ वुड ईच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो चलो आप काफी हद तक जानते ही हैं, और आपको ध्यान होगा हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट भी पढ़ा है। अगर मैं बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल करूं, भाई गवर्नमेंट ने जो करेंसी प्रिंट करी और लोगों को कहा ये पकड़ो जी करेंसी, हम आपको मनी प्रोवाइड करा कर देते हैं, इसकी मदद से गुड्स और सर्विसेज खरीद लो, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने उस करेंसी को बैंक में जमा कराया, बैंक ने उसको आगे लोन दिया। इसका मतलब बैंक जो है, जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, उस क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसीजर से मनी मल्टीप्लाई होती रहती है। तो कितनी मनी मल्टीप्लाई करी जा सकती है एक इकोनॉमी में, बैंक के लैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, उसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्वेश्चन कहता है कि हम आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस लेकर आ रहे हैं, आप ये बताएं इन ट्रांजैक्शंस की वजह से मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर पर क्या इंपैक्ट आएगा। एक एक करके सारे केसेस हम पिक करते हैं। पहला केस, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया डिसाइड टू होल्ड मोर एक्सेस रिजर्व्स। ओके, बैंक्स ने डिसाइड करा कि जितनी उनकी रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा रिजर्व वो मेंटेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक कहता है कि देखिए हमको सेंट्रल बैंक के पास, मेरा मतलब है आरबीआई के पास, जो कैश डिपॉजिट सीआरआर कराना पड़ता है, उसके अलावा भी हम लोग कुछ और रिजर्व के नाम पर अमाउंट होल्ड करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है सेंट्रल बैंक के पास ही हम लोग और रिजर्व के तौर पे अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हैं। जो भी है, बैंक सब एक्सेस रिजर्व होल्ड करना चाहता है, एक्सेस रिजर्व कीप करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में बताएं मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है। सेकेंड केस, fearing shortage of money in ATMs, people decide to hoard money। होल्ड यानी एक तरीके से जमाखोरी करना। भाई एटीएम्स की प्रॉब्लम को लेकर लोगों ने कहा कि एटीएम में पैसा, हम ऐसी सिचुएशन में पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम अपना पैसा बैंक में जमा कराएं, हम एटीएम फैसिलिटी अवेल करें, तो हम वो अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जैसे कभी मान लीजिए खबर सुनी होगी कि एटीएम में कैश की शॉर्टेज चल रही है। अब लोग ये कहेंगे, अरे अगर एटीएम में कैश की शॉर्टेज चल रही है और मुझे कभी मेरा ही कैश चाहिए हो तो फिर मैं क्या करूं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना पैसा बैंक में जमा कराऊंगा ही नहीं, मैं एटीएम का चक्कर फालतू में क्यों लगाऊंगा भला। तो इसीलिए हमने पैसा बैंक में जमा कराने की अपनी जो टेंडेंसी थी उसको रोक लगा दिया, या फिर पैसे अब हम बैंक में कम जमा कराते हैं। ओके, थर्ड केस हमारे पास क्या है कि बैंकों ने डिसाइड करा कि बहुत सारे एटीएम होने चाहिए साहब, हर लोकेलिटी में, हर बड़ी मार्केट में हर बैंक कहता है कि हमारा एटीएम होना चाहिए। तो एटीएम की वजह से मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लायर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, ई बैंकिंग बिकम्स वेरी कॉमन एंड, और जितने भी लोग हैं अब उनको यूज करने लगे।
कुल मिलाकर 7 केसेस हैं। अभी मैंने ये 4 केसेस पिक कर लिए हैं, पहले इन 4 केसेस पे डिस्कशन हो जाए, उसके बाद आखिरी के 3 केसेस पर मैं फिर से लौटूंगा। एक बार फिर से, पहला केस, कमर्शियल बैंक्स ने डिसाइड करा है क्या वो रिजर्व ज्यादा अपने पास मेंटेन करेंगे या सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के नाम पर पैसा ज्यादा डिपॉजिट कराएंगे। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि एटीएम में शॉर्टेज के डर के कारण, ऐसी अफवाहों के कारण लोगों ने कैश को होल्ड करना शुरू कर दिया है। तीसरा केस, बैंक्स ने डिसाइड करा हम एटीएम्स पूरे देश में बड़े सारे इंस्टॉल करेंगे। और चौथा केस, चूंकि ई बैंकिंग अब बहुत पॉपुलर हो चुका है तब उसे बड़े सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए इन 4 केसेस को पिक करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं यहां आ जाता हूं जी। ओके, पहला पॉइंट, एक्सेस रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच कमर्शियल बैंक्स कीप विद द सेंट्रल बैंक इन एडिशन टू मैंडेटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। परफेक्ट, एकदम। जो मैंडेटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर मैं सीआरआर का एग्जांपल भी दूं तो उसके अलावा आप और जो रिजर्व अपने पास होल्ड करते हैं या फिर आप और जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास जमा कराते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप एक बात बताओ, अगर आप रिजर्व के नाम पर अमाउंट ज्यादा होल्ड करोगे, ज्यादा अपने पास मेंटेन करोगे, तो फिर पब्लिक को लैंडिंग पर्पसेस के लिए पैसा कहां से लाओगे, या उसके लैंडिंग पर्पसेस का जो अमाउंट है आप उस अमाउंट को कम करोगे। सही बात है कि नहीं? तो क्या होगा? So the banks will be left with lesser money which can be used for lending purposes। भाई अगर रिजर्व इतना ज्यादा होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है जो आप लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हो, वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, वो अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक बात है जी। कॉन्सिक्वेंटली द मनी मल्टीप्लायर विल गेट रिड्यूस्ड लीडिंग टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई। जब बैंक के पास पैसा कम होगा लैंडिंग पर्पसेस के लिए, तो उस पैसे को वो जो मल्टीप्लाई करते हैं उस लैंडिंग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से उस मल्टीप्लायर की एक्टिविटी पर बुरा असर पड़ेगा। इसका मतलब जो क्रेडिट मनी बैंक जनरेट करता है वो उतनी क्रेडिट मनी जनरेट नहीं कर पाएगा, तो इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई होगी वो मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और अगर मनी की सप्लाई रिड्यूस हो गई तो आप जानते हैं इसका एडवर्स इंपैक्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड पर भी पड़ेगा। परफेक्ट है जी। तो बड़े सीधे से क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर आपको इन लाइंस पर लिखना है, तो बीच बीच में वीडियो पॉज करके इसको लिख जरूर लेना भाई। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मनी को होल्ड करोगे, अपने पास दबा के रखोगे, बैंक में जमा नहीं कराओगे क्योंकि आपको एटीएम से डर लगने लगा। क्यों? सुनने में आया है कि एटीएम में कैश की शॉर्टेज चल रही है, तो लोगों ने पैसा बैंक में रखने के बजाय अपनी जेब में, अपने घर में रखा है। सो होल्डिंग मोर मनी मीन्स व्हाट? लेसर डिपॉजिट्स विद बैंक्स। भाई अगर आप अपना पैसा अपनी जेब में रखोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अमाउंट जो पॉसिबली बैंक में डिपॉजिटेड हो सकता था उसमें आएगी गिरावट। बैंक डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे, और अगर बैंक के डिपॉजिट कम हो गए तो बैंक आगे फिर लेंडिंग पर्पसेस के लिए उनको कम यूज करेगा। तो देखिए एज ए कॉन्सिक्वेंस हम क्या कह रहे हैं? इट मीन्स दैट द बैंक्स लेंडिंग पावर्स विल बी curtailed, which will reduce the money multiplier. Overall, the money supply will get reduced. मेरे प्यारे बच्चों, अगर पब्लिक एट लार्ज के पास जितना भी कैश है, जितनी भी मनी है, अगर उन्होंने मनी को अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया, एक तरीके से वो कहते हैं कि हम बैंक में जमा नहीं कराएंगे। बैंक पर से विश्वास उठ रहा है क्योंकि एटीएम में कैश की शॉर्टेज की न्यूज हमको सुनने को मिलती। तो कैश आप अपनी जेब में ही रखोगे भाई, बैंक में जमा कराओगे नहीं, तो बैंक उसे लेंडिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाएगा।
बैंक जो पॉसिबल क्रेडिट मनी क्रिएट करता है, उस क्रेडिट मनी क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव को धक्का लगेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर पर बुरा असर पड़ेगा, क्रेडिट मनी कम जनरेट होगी, तो मनी सप्लाई पर भी उसका एडवर्स इंपैक्ट देखा जाएगा। मनी सप्लाई पर एडवर्स इंपैक्ट आया तो जो बड़े सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनकी डिमांड पर भी उसका एडवर्स इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो जो 2 पॉइंट्स आप लोगों ने अब तक डिस्कस करे हैं उनके ये सॉल्यूशन हो गए। पहले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कमर्शियल बैंक्स अब ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने लगे हैं। दूसरे केस में हमने क्या डिस्कस किया कि लोग डर के मारे अपने पैसे को बैंक में नहीं अपने घर में रखने लगे हैं, तो इससे मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई पर क्या एडवर्स इंपैक्ट आया। अच्छा, तीसरा केस हमारे पास क्या था? तीसरा केस था कि बैंक्स ने डिसाइड करा है कि बड़े सारे एटीएम खोले जाएं, हर मोहल्ले में एक एटीएम होना चाहिए हमारा, हर एक मार्केट में, बड़ी मार्केट में हमारा एटीएम होना चाहिए। अच्छा, एटीएम वो फैसिलिटी है जो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है कि यार जब मन करेंगे बैंक के एटीएम जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे, हमारा पैसा हम जब चाहे मर्जी निकाल सकते हैं और एटीएम हमारे घर से दूर नहीं। जब आप इस तरीके की बात कहते हैं कि एटीएम हमारे घर से दूर नहीं है, तो लोग कहेंगे कि अच्छा अगर ऐसा है, इतना बड़ा एडवांटेज है, तो कैश फिर हम घर में नहीं रखेंगे। घर में तो बड़े सारे खतरे हैं भाई, अपना कैश बैंक में जमा कराओ। और बैंक जो है ना हमको कहता है कि जब पैसा चाहिए जाना एटीएम, कार्ड डालना, पैसे निकालना, सिंपल सा तो प्रोसीजर है। तो इसका मतलब लोग फिर ऐसी सिचुएशन में अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट ज्यादा किया करेंगे। एटीएम्स अलाउ पीपल to withdraw cash from banks as and when needed। एटीएम की तो सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि लोग जब चाहे मर्जी, इवन आधी रात को भी अगर आपको कैश की जरूरत है तो आप जानते हैं कि एटीएम हमेशा खुला रहता है, कभी भी कैश आप ला सकते। सो द जनरल पब्लिक वुड लाइक टू डिपॉजिट देयर कैश विद द बैंक्स so that the withdrawal can be made as and when needed। अब इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अगर अपने कैश को बैंक में जमा कराएगी तो बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। बैंक कहेंगे अरे पब्लिक हमारे पास बड़ा सारा पैसा जमा कराने लगी है, हम अब इस कैश को ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो इन अ वे it will ultimately increase the money multiplier leading to increase in money supply। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि मनी मल्टीप्लायर पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बैंक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज करेंगे तो जो मनी की सप्लाई है, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है, हम उसको इंक्रीज करने में कामयाब हो सकते हैं। वेरी गुड जी। जो इसका चौथा केस है उसका आंसर हमारा मानना है, जो आंसर आपने थर्ड पार्ट में दिया है वही आंसर इसका फोर्थ पार्ट में भी जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ई बैंकिंग आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो गया, लोग ऑनलाइन पेमेंट करने में अपने आप को बड़ा सेफ, बड़ा कन्वीनियंट महसूस करते। तो बताइए इससे क्या होगा? मैं फिर कहूंगा, अगर हमको लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट बड़ी सेफ है, बड़ी कन्वीनियंट है, तो फिर हम ऑनलाइन पेमेंट पर ही ज्यादा जाएंगे, हम अपने कैश को बैंक में जमा कराएंगे ये सोच के जब चाहे मर्जी हम उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सके। तो फिर वही होगा, आंसर फिर वही है, जो थर्ड पार्ट का आंसर वही फोर्थ पार्ट का आंसर है कि जनरल पब्लिक अपने कैश को, अपनी मनी को ज्यादा से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट आएगा, वो ज्यादा लेंडिंग पर्पसेस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्रेडिट मनी की जो सप्लाई है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के इन 4 केसेस को डिस्कस करने के बाद मैं आपका ध्यान फिर क्वेश्चन में ले आता हूं। अभी 3 केसेस हमारे बचे हुए हैं। आइए जी आगे बढ़ते। तो आ जाइए पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 की तरफ। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन पीपल डिसाइड टू यूज एटीएम्स वेरी ऑफन। एक तरीके से आप कहना चाहते हैं कि फेस्टिवल सीजन
या कोई भी ऐसा पीरियड हो सकता है जब लोग एटीएम से या बैंक से कैश ज्यादा विड्रॉ करना चाहें। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। केस नंबर 6, इफ बैंक्स डिसाइड टू कीप 100% रिजर्व, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। और लास्ट में, सपोज बैंक्स नीड टू कीप नो रिजर्व। ओके, तो केस नंबर 6 में कहा गया है कि पब्लिक ने जितना भी अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट कराया, हमने 100% अपने पास रिजर्व रखा, यानी आगे हमने किसी को आगे लोन दिया ही नहीं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि हमने जो पैसा बैंक में जमा कराया, बैंक में वो एज इट इज पड़ा हुआ है, बैंक ने आगे उसको लैंडिंग पर्पसेस के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करा। ये है केस नंबर 6। और केस नंबर 7 वो कहते हैं कि हमने एक भी पैसा रिजर्व का नहीं रखा, सारा का सारा अमाउंट हमने आगे लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज किया। तो केस नंबर 6 100% रिजर्व है और केस नंबर 7 0% रिजर्व। खैर चलिए पहले केस नंबर 5 पर वापस आते हैं। फेस्टिवल पीरियड के दौरान अगर लोग बैंक से, एटीएम से कैश बहुत ज्यादा विड्रॉ करेंगे, तो बताइए मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई पर इसका कैसा एडवर्स या फेवरेबल इंपैक्ट होगा। ओके जी, इन तीनों पार्ट के आंसर के लिए मैं आपको इधर ले आता हूं। पॉइंट नंबर 5, यस इट इज ट्रू दैट द जनरल पब्लिक would like to withdraw more amount from bank during the festivals। हम इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि फेस्टिवल पीरियड के दौरान जनरल पब्लिक जो है वो बैंक से पैसा ज्यादा विड्रॉ करेगी। एटीएम के माध्यम से विड्रॉ करे वो और बात है, पर बैंक से पैसा ज्यादा विड्रॉ होगा। अब ऐसी सिचुएशन में बैंक की क्या जिम्मेदारी बनती है? बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को मना ना करे, और कस्टमर को मना नहीं करना, इसका मतलब आपके पास फेस्टिवल पीरियड के दौरान सफिशिएंट कैश होना चाहिए। पब्लिक को मना नहीं करना है। सो द बैंक्स विल हैव टू कीप मोर अमाउंट ऑफ रिजर्व टू मीट सच रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर आएंगे कि सफिशिएंट रिजर्व होना चाहिए। कस्टमर ने पैसे मांगे, डिपॉजिटर ने पैसे मांगे, देने ही देने भाई। बैंक इस विश्वास पर टिका हुआ है। अच्छा, अगर आप रिजर्व ज्यादा मेंटेन करोगे, इसका सीधा सा मतलब है कि जो बाकी बैलेंस अमाउंट है वो कम रह जाएगा, और आपने बैलेंस अमाउंट को ही तो लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज करना है। तो जो अमाउंट लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, अगर वही कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जो मनी सप्लाई क्रिएट हो सकती थी उस क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से उस पर तो एडवर्स इंपैक्ट आएगा ही। सो इट विल सर्टेनली इट विल लोअर द मनी मल्टीप्लायर, कॉजिंग द मनी सप्लाई टू डिक्रीज। विदाउट एनी डाउट मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा। तो फेस्टिवल पीरियड में चूंकि बैंक को रिजर्व ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडिंग पर्पसेस के लिए अमाउंट कम अप्लाई होता है, मनी मल्टीप्लायर कम रहता है, मनी सप्लाई भी कम होती। जो केस नंबर 6 हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, फिर से बता रहा हूं। बैंक ने डिसाइड करा कि जितना भी पैसा पब्लिक ने हमारे पास डिपॉजिट कराया, हम वो सारा का सारा पैसा संभाल कर रखेंगे, हम किसी को आगे लोन देंगे ही नहीं। तो भाई साहब फिर आप क्रेडिट मनी क्या खाक जनरेट करोगे? क्रेडिट मनी आप क्रिएट करोगे ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कहीं होता भी नहीं। बैंक ने कोई आपके पैसे तिजोरी में थोड़ी हमेशा दबा के रखने हैं, बैंक ने उसको लैंडिंग पर्पसेस के लिए आगे यूज करना है। इसका मतलब अगर आप सारा पैसा होल्ड कर लोगे, रिजर्व के तौर पे रखोगे, इसका मतलब नो एडिशनल मनी सप्लाई कैन बी क्रिएटेड एज देयर इज नो क्रेडिट क्रिएशन। आप कोई एडिशनल मनी सप्लाई क्रिएट करोगे ही नहीं, कोई क्रेडिट क्रिएशन है ही नहीं। पर हम जानते कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है कि बैंक ने डिसाइड करा कि वो बिल्कुल भी रिजर्व नहीं रखेंगे। अरे बाप रे,
यानी पब्लिक ने जितना पैसा जमा करा है सारा आगे लोन दे दो, कोई रिजर्व नहीं। यह भी नहीं होता है, यह भी नहीं होता। पर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बैंक अपना सारा पैसा बाकी लोगों को लोन के तौर पर दे देगा। इसका मतलब वो पैसा पॉपुलेशन में बहुत बड़े लेवल पे सर्कुलेट करेगा। हम जानते ही नहीं कि कितनी क्रेडिट मनी पॉसिबली क्रिएट करी जा सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट मनी सप्लाई कैन बी क्रिएटेड। उतनी मनी सप्लाई क्रिएट करी जा सकती है जितनी हमको मालूम ही नहीं। तो जितनी हमको नहीं मालूम है उसको हम इनफाइनाइट ही कहते हैं। इट विल इम्बैलेंस द इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसी सिचुएशन में तहस नहस हो जाएगा। इतनी क्रेडिट मनी इकोनॉमी में आ जाएगी, हम कहेंगे इतनी क्रेडिट मनी, पर गुड्स और सर्विसेज तो वही हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। एज टू मच मनी विल डिटरमिन द प्राइस ऑफ गिवन डेफिनेट आउटपुट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेज नंबर 3.57 पर हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया, इसमें टोटल 7 केसेस थे। बहुत बढ़िया, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस थे। इसके आंसर आपको बड़े अच्छे ढंग से लिखे हुए मिले, सॉल्यूशन भी बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करे गए। अब एक काम करते हैं, हम बढ़ते हैं ऐसे ही जैसे हमने ये कंसेप्ट पढ़ा, एकदम इन्हीं लाइंस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले चलता हूं। पेज नंबर 3.86, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी अंडरटेकन बाय आरबीआई इन द फॉलोइंग केसेस। आप देख सकते हैं बड़े सारे केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला केस कौन सा है? इंक्रीजेज रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। रेपो रेट क्या होता है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहां पर सवाल क्या है कि आरबीआई ने डिसाइड करा कि जो रेपो रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया जाए। 50 बेसिस पॉइंट्स को आप कैसे समझ सकते हैं? 0.50%। 50 बेसिस पॉइंट्स 0.50% अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाए। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि जो कैश रिजर्व रेशो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए ये तो नहीं बताया गया, लेकिन कम कर दिया जाए ये कहा गया है। खैर और भी बड़े सारे केसेस हैं, लेकिन आराम से बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले इन दोनों केसेस पे प्रॉपर डिस्कशन हो जाए। हाँ, तो फिर से पहला केस, रेपो रेट को 0.50% इंक्रीज किया जाए, और दूसरा केस कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज किया जाए। ओके जी, तो चलिए मैं आपका ध्यान इसके आंसर की तरफ ले चलता हूं। पहला केस आपने क्या कहा? इंक्रीजिंग रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स 0.50%। अगर आपसे ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो शुरू में तो आप कम से कम कुछ डिफाइन करना चाहिए ना कि रेपो रेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। हमने भी इसके आंसर को उसी तरीके से बताने की कोशिश करी। व्हाइल फेसिंग द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, ओके, कमर्शियल बैंक्स जब भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जितने ये बैंक्स हैं ये अपने बैंक के पास शरण मांगने के लिए जाते हैं। बैंकर्स बैंक कौन है? आरबीआई। तो जब भी कमर्शियल बैंक्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो वो आरबीआई के पास जाएंगे कि महाराज आप हमारी मदद करिए। द कमर्शियल बैंक्स borrow necessary funds from RBI at repo rate। यहां पर मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि रेपो रेट का मतलब ये तो ठीक है कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं, पर इसमें रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट में कमर्शियल बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो सारी की सारी जो भी सिक्योरिटीज का वो जिसके बदले वो फंड्स लेना चाहते हैं उनको नेसेसरी सिक्योरिटीज को आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा।
और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि वही सिक्योरिटी जो आज ट्रांसफर हो रही हैं वो वापस खरीद लेंगे एक म्यूचुअल एग्रीड डेट को। ज्यादा डिटेल डिस्कशन यहां इसकी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम इसको अच्छे लेवल पे कवर कर चुके हैं। चलो इसको यूं समझिएगा, हम इतनी बात जानते हैं कि भाई कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की शॉर्टेज है, वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं और उसके बदले में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। ठीक बात है, ठीक बात है। वो ये कहते हैं कि जी हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। इफ दिस रेट इज इंक्रीज्ड द बैंक्स विल आल्सो पे हाई रेट ऑफ इट फ्रॉम इट्स बोरोवर्स। द बैंक विल आल्सो चार्ज द बैंक्स विल आल्सो चार्ज। देखिए, अगर रेपो रेट इस समय मान लीजिए 4% है, लेकिन आरबीआई ने कहा नहीं 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 नहीं, अब तो हम 4.5% लेंगे आपसे। इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बैंक्स कहेंगे जब हमारी खुद की बोरोइंग महंगी हो रही है तो हम उस अमाउंट को जब पब्लिक को लेंट आउट करेंगे तो फिर हम पब्लिक से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। अब आप थोड़ा बोरोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। भाई जनरल पब्लिक तो कमर्शियल बैंक के पास जाएगी, जनरल पब्लिक तो आरबीआई के पास जाती नहीं। इसका मतलब जो बोरोइंग है वो हो जाएगी महंगी, और अगर वो महंगी हो गई तो इसका क्या मतलब है, तो हमने क्या कहा, सो द लेंडिंग एक्टिविटी विल बिकम कॉस्टलियर एंड डिस्करेज्ड। लोगों को ये लगेगा अरे भाई बोरोइंग तो बड़ी महंगी हो गई, तो बड़े सारे लोग तो हो सकता है लोन लेने का अपना इरादा ही छोड़ दे। जो भी एक्टिविटी डिस्करेज होगी, तो जितना क्रेडिट मनी वैसे क्रिएट किया जा सकता था अब उतना क्रेडिट मनी क्रिएट नहीं होगा। मेरे भाई इकोनॉमी में फिर उतनी मनी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो फिर परचेजिंग एक्टिविटी वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, परचेजिंग एक्टिविटी पे बुरा असर पड़ेगा। दिस वे द बैंक्स विल बी एबल टू जनरेट लेसर क्रेडिट मनी एंड परचेजिंग पावर विल गेट रिड्यूस्ड। और जैसी लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग के रिड्यूस होते ही इकोनॉमी में अगर मान लीजिए पहले से कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने में हमको मदद मिलेगी। यानी जो एग्रीगेट डिमांड, जो लोग पहले गुड्स और सर्विसेज खरीदते थे, वो जो एग्रीगेट डिमांड बहुत बड़े लेवल पर था, वो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। हम ऐसी सिचुएशन को तब भी यूज कर सकते हैं अगर हमको एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना हो, या यूं कहें इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ऐसी पॉलिसी अगर आरबीआई एडॉप्ट करता है तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? अगर पहले से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, पहले से इकोनॉमी में परचेजिंग बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों की मनी अवेलेबिलिटी जो पहले बहुत ज्यादा है उसको रिड्यूस कैसे करा जाए। अगर लोन टेकिंग एक्टिविटी को महंगा कर दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, लोगों को यह लगे कि लोन लेना बहुत महंगा हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट मनी इकोनॉमी में इतनी क्रिएट होगी नहीं, परचेजिंग एक्टिविटी पे ड्रास्टिकल इंपैक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी कंट्रोल होगी। तो यह आंसर आप लोगों ने समझ भी लिया और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। वेरी गुड जी। अच्छा, वो सेकंड पार्ट क्या था, एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आए क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट क्या था जी? यस, हां, रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो। वेरी गुड जी। तो आरबीआई ने डिसाइड करा कि जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको रिड्यूस कर दिया जाए। इसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे, ये मैं अगली स्लाइड पर आ गया। हेडिंग है रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो।
तो पहले एक दो लाइनों में भाई आप ये तो बता दो ये CRR कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। देखिए हमने भी इसका आंसर पहले से लिखा हुआ है। CRR represents the specific percentage of NDTL यानी net demand and time liabilities which the commercial banks are required to keep as cash deposits with RBI on which no interest is payable। वाह जी वाह। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो कमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक का जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 4%, बैंक्स को वो अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होगा एज कैश डिपॉजिट, और इस पर किसी तरीके का इंटरेस्ट आरबीआई की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को नहीं मिलेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर हमारे पास पब्लिक का 100% अमाउंट है तो उसका 4% तो हमने डिपॉजिट करा दिया आरबीआई के पास, अपने पास तो बाकी 96% ही बचा। अच्छा, मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये जो टर्म है एनडीटीएल, इस पे डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है। आप जानते ही हैं डिमांड टर्म का मतलब हो गया डिमांड लायबिलिटीज। टर्म देखो, डिमांड लायबिलिटी यानी पब्लिक जब चाहेगी हमसे पैसा मांग लेगी, जैसे सेविंग अकाउंट में फंड जमा होते हैं, करंट अकाउंट का अमाउंट तो जब मर्जी विड्रॉ किया जा सकता है, और टाइम लायबिलिटी यानी एक तरीके से हम उन डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक पीरियड के एक्सपायर होने पर ही बैंक से विड्रॉ करे जा सकते हैं। और जब हम कहते हैं नेट, तो हो सकता है कि बैंक के पास जितने फंड्स इन्वेस्टेड हो, जो पब्लिक का पैसा हो, उसमें से एक बैंक ने भी दूसरे बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रखा हो, तो उसका डिफरेंस जब कैलकुलेट किया जाता है तो एनडीटीएल के कंसेप्ट में आता है। वापिस आते हैं, तो जितना भी आपके पास एनडीटीएल है उसका स्पेसिफिक परसेंटेज आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होगा। ओके, आप कहते हैं इसको कम करते हैं, तो ठीक है भाई साहब, आपने मान लीजिए इसको 4% से 3% कम कर दिया। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? इट मींस दैट द बैलेंस अमाउंट विच कैन बी यूज्ड फॉर लेंडिंग पर्पसेस इंक्रीजेस फ्रॉम 96 टू 97%। अगर हम कहते हैं नहीं अब आपको 4% नहीं, खाली 3% हमारे पास डिपॉजिट कराना है, तो बैंक्स कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब बाकी जो बैलेंस अमाउंट हमारे पास 96% होता था अब वो 97% हो गया। हम ये 97% अब पब्लिक को लोन के नाम पर दे सकते हैं। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे कंसेप्ट सीआरआर है वैसे एक और कंसेप्ट एसएलआर भी है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो भी है। उसमें बैंकों को अपने पास, जैसे अगर मैं ये कहूं कि एसएलआर 18% है, तो एसएलआर के 18% का मतलब है कि बैंकों को अपने पास 18% फंड्स अपने पास होल्ड करके रखने पड़ेंगे। या तो वो कैश हो सकता है, या गोल्ड हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है। खैर, इस कंसेप्ट को चूंकि यहां डिस्कशन के लिए कंसीडर नहीं करना है तो आप इसे इग्नोर करें। तो जो बाकी बैलेंस हो गया 96% से 97% हुआ। इसका मतलब अब इतना ज्यादा परसेंटेज आप पब्लिक को लेंडिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू एसएलआर। हेंस मोर अमाउंट ऑफ क्रेडिट मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक गेट्स इंक्रीज्ड। तो इससे जो क्रेडिट मनी पॉसिबली क्रिएट करी जा सकती थी वो बढ़ेगी, और पब्लिक के हाथ में जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। और जैसे ही मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लोग अपनी परचेसिंग पावर को इंक्रीज करेंगे, इससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो इससे जो मार्केट है उस मार्केट को बड़ा होने में, फैलने में मदद मिलती है। तो इस तरीके की पॉलिसी को आप और मैं कह सकते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके जी, तो 2 पॉइंट्स अब तक हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको इसके 3rd पॉइंट की तरफ ले आता हूं। तो स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन को ले आऊंगा जी, ये रहा जी। पॉइंट नंबर 3,
increases the supply of currency and coins. Point number 4, terminates marginal standing facility. Point number 3, increases the interest rates chargeable by commercial banks. अब इन 3 केसेस को टारगेट करते हैं। तो पहला केस हमारे सामने क्या है? इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स। आप जानते हो कि मनी की जो सप्लाई है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो आरबीआई का है। तो आरबीआई ने डिसाइड करा कि हम लोग करेंसी और कॉइन्स की सप्लाई को बढ़ाएंगे। पूरी तरीके से राइट आपके पास है, नए नोट्स को छापने का राइट भी पूरी तरीके से आरबीआई के ही पास है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर वो होता है। अगर ऐसी सिचुएशन हम आपके सामने लेकर आए तो बताइए आप इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं? ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। ये राजी पॉइंट नंबर 3। ओके, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स will increase the money supply and public would like to deposit it in the banks. भाई अगर मनी की सप्लाई आप इंक्रीज कर दोगे, लोगों के हाथ में जो मनी है, जो कैश है, उसको इंक्रीज करोगे, तो जनरल पब्लिक तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स उस बढ़ी हुई मनी सप्लाई को खुद तो स्पेंड करेंगे ही, लेकिन वो उसको बैंक में भी डिपॉजिट करना चाहेंगे। जितने भी लोगों को इनकम अराइज होती है, जैसे किसी को सैलरी मिली, किसी को रेंट मिला, वो ये सोचते हैं कि या तो इसको खर्च करना है खुद ही, नहीं तो बैंक में तो डिपॉजिट कराना ही। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, और आप जानते हो कि अगर बैंक के डिपॉजिट्स बढ़े तो उसके बाद बैंक का भी सर्कल शुरू हो जाएगा उस अमाउंट पे क्रेडिट मनी को क्रिएट करने का। ड्यू टू दिस द क्रेडिट generation by the banks will also get increased. Obviously, this will lead to increase in aggregate demand. और अगर इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ी, कैश भी बढ़ा और क्रेडिट भी बढ़ा, तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने को हम क्या नाम देंगे? हमारी तरफ से उसका नाम है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी इससे बिजनेस को एक्सपेंड करने में, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने में हमको मदद मिलेगी। और आप जानते हो कि रिसेशन के केस में देखो, जब रिसेशन होता है ना, तो गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंसेस बड़े सारे बढ़ाने पड़ते हैं, और अगर गवर्नमेंट के पास खुद के पास कैश की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो तो फिर नए नोट को छापने का ऑप्शन तो रहता ही है। तो इस तरीके से अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, कॉन्सिक्वेंटली क्रेडिट मनी भी बढ़ेगी, लोगों के हाथ में मनी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो रिसेशन से बाहर निकलने में हमको काफी मदद मिलेगी। तो ये डिस्कशन तो हो गया जी हमारी तरफ से। वेरी गुड, अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है कि बैंक आरबीआई ने डिसाइड करा कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, हम उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और नेक्स्ट केस कौन सा है कि कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों से, भले वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, उस पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। तो इन दोनों केसेस पे डिस्कशन करना है हमको। चलिए, पहले टर्मिनेटिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आप जरा कंसेप्चुअल नोट्स में वापस आइए। इससे पहले कि हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रेपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जब भी बैंक्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले ट्रांसफर कर देंगे और लेटर डेट को उसकी ओनरशिप वापस ले भी लेंगे। तो इसको रेपो रेट या रीपर्चेज एग्रीमेंट के हिसाब से सोचा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक्स ये डिसाइड करते कि नहीं, हमको इस चक्कर में नहीं जाना,
हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे तो रखवा सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कोलेट्रल गिरवी तो रखवा सकते हैं, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर बैंक्स को नेसेसरी फंड्स चाहिए तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का सहारा लिया जा सकता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेपो रेट से ज्यादा तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि आप सिक्योरिटीज तो ट्रांसफर कर नहीं रहे, वो तो खाली कोलेट्रल के तौर पे रखी जाती। तो आइए जी इसके बारे में बात करते हैं। व्हाइल फेसिंग द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन डिमांड द नेसेसरी फंड्स ऑन ओवरनाइट बेसिस without entering into the repurchase agreement under marginal standing facility। फिर से वही बात, रीपर्चेज एग्रीमेंट में हम अपने आप को एंटर नहीं करेंगे, पर हमको नेसेसरी फंड्स आरबीआई से चाहिए क्योंकि हमको लिक्विडिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसका सॉल्यूशन है। तो बैंक्स कहते हैं जी हमें तो इस फैसिलिटी का बड़ा सहारा है, हमको जब भी पैसों की जरूरत होती है हम आरबीआई के पास जाते हैं, वो हमसे कहते हैं जी पैसे ले जाओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खाली कोलेट्रल के तौर पे रख दो, वही बहुत है। अच्छा, आपने डिसाइड कर, एक तरीके से ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जो बैंकों के पास बड़ा यूजफुल टूल होता है क्रेडिट जनरेशन के पर्पसेस के लिए। आप कहते हो कि आरबीआई ने कहा जी अब ये फैसिलिटी हम लोग खत्म करना चाहते, अगर आपको फंड चाहिए तो फिर वो रीपर्चेज एग्रीमेंट में जाइए, लेकिन बड़े सारे बैंक्स कहेंगे जी वो फैसिलिटी हम यूज नहीं करना चाहते। तो अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को टर्मिनेट किया जाएगा तो बैंकों की जो अमाउंट बोरो करने की पावर है आरबीआई से, उस पावर को धक्का लगेगा। और अगर बैंक्स के पास फंड्स नहीं होंगे तो वो आगे जनरल पब्लिक को नेसेसरी फंड्स कैसे प्रोवाइड करा कर देंगे। तो इकोनॉमी में जो क्रेडिट जनरेशन होता है उस क्रेडिट जनरेशन पे रोक लग जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट जनरेशन पे रोक लगने की वजह से मनी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। और आप जानते हो एग्रीगेट डिमांड के गिरने को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेल, दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। ओके, केस नंबर 5 की तरफ आते हैं। केस नंबर 5, कमर्शियल बैंक्स जब लोगों को लोन देता है, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये लोन तो वो लोन, उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने का फैसला लिया गया। भाई आप खुद सोचिए, अगर आपको भी लोन चाहिए और बैंक कहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो आपके कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? एक आदमी कहेगा चलो कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कहेगा ऐसे कैसे, फर्क तो पड़ता है, मैं तो पहले लोन के ऑप्शन में इसलिए जा रहा था क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, अब ऐसी सिचुएशन में मैं लोन के ऑप्शन में नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट मैं तो एसेट खरीदने का अपना इरादा ही बदल रहा हूं। कई लोग अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर देंगे। तो इसका मतलब लोगों की जो परचेजिंग पावर्स हैं उन पावर्स को धक्का लगेगा। लोग हो सकता है परचेजिंग करने के फैसले या बदल दें या फिर पोस्टपोन करें। तो आप खुद ही समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है। वेल, ये रहा केस नंबर 5 का आंसर। द डिमांड फॉर क्रेडिट मनी will get reduced as the borrowers will either postpone or decide not to take loans from banks। और अगर लोगों ने डिसाइड करा कि हमको बैंक से लोन नहीं चाहिए तो फिर परचेजिंग का क्या होगा? लोग अगर अपने परचेज के डिसीजन पोस्टपोन करेंगे तो वो इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरीके से आप लोगों की परचेजिंग पावर को रिड्यूस करने के लिए अगर ये सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो इसको आप और मैं क्या नाम देंगे? वेल, दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। वेरी गुड। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे केसेस वही हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी के एक्सपेंशनरी नेचर या कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर पर अपना कमेंट आपसे चाहते हैं। 3 केसेस और हैं जी, तो आइए बढ़ते हैं, उन 3 केसेस को पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, आरबीआई डिसाइड्स टू सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। नंबर 7, आरबीआई इनिशिएट्स reverse repo operations and there are changes in SLR statutory liquid ratio।
इन 3 केसेस के बारे में अब बात करी जाए तो केस नंबर 6, आरबीआई डिसाइड्स टू सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। आप याद करिए वो कंसेप्ट जो हमने पहले क्लास में पढ़े था ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेकर। क्या था वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कंसेप्ट? ये राजी केस नंबर 6, आरबीआई डिसाइड्स टू सेल द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ओके, इफ आरबीआई ऑब्जर्व्स दैट देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट में काफी लिक्विडिटी है। आप इसको जनरली समझिए कि लोगों के पास मनी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत है। इन सच ए केस इट कैन सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर सकिंग और विदड्रॉइंग सच एक्सेस लिक्विडिटी। तो अगर आरबीआई डिसाइड करे कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को बेचेंगे और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होंगी, तो पब्लिक उन सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, तो जो बड़ा सारा पैसा पब्लिक के पास पड़ा है वो वहां से हमारे पास आ जाएगा। तो पब्लिक के हाथ में जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो तो रिड्यूस होगी। तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है पब्लिक एट लार्ज के पास, उसको विड्रॉ करने की, उसको सक करने की आवश्यकता है। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के प्रोसीजर में आप पढ़ सकते हैं कि आरबीआई जब डिसाइड करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी और वो खरीद भी सकती है अगर रिवर्स सिस्टम में आप सोचे तो। खैर यहां हम इस केस में वापस आते हैं। सो अगर हम ये काम करते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक विल गेट रिड्यूस्ड। मेरे भाई, अगर लोगों ने अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदने में लगा दिया तो पैसा वो बाकी गुड्स और सर्विसेज के खरीदने में तो नहीं लगा सकते ना, पैसा तो गया अब उनके हाथ से। तो आप इसको ऐसे सोचिए ना, मनी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो किल होगी, परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। एक तरीके से अगर पहले से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत बड़े लेवल पर है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये वाली एक्टिविटी हमको मदद करेगी। हेंस द एक्टिविटी ऑफ selling securities by RBI in open market operation can be regarded as contractionary monetary policy। यानी जो बढ़ी हुई मार्केट है, पहले से एक्सपेंडेड मार्केट है, उसको रिड्यूस करने में इस तरीके का प्रोसीजर हमारी मदद करेगा। वाजिबा। तो हमारी तरफ से पॉइंट नंबर 6 हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 क्या था जी? पॉइंट नंबर 7 क्या था? यस, आरबीआई ने डिसाइड करा कि हम लोग रिवर्स रेपो सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, उसका इनिशिएशन होगा। वैसे रिवर्स रेपो सिस्टम तो अभी भी एग्जिस्टेंस में है ही। पहले रेपो का मतलब हो गया कि अगर कमर्शियल बैंक्स लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है, तो आरबीआई के पास जाएं, नेसेसरी फंड्स अरेंज करें, रीपरचेज एग्रीमेंट होगा और नेसेसरी फंड्स आरबीआई के द्वारा उन बैंक्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप इसका थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। अब आप कहिए कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे की किल्लत नहीं है, बल्कि उनके पास पैसा ज्यादा है। हो सकता है किसी बैंक के पास ज्यादा हो और किसी बैंक के पास कम हो, तो जिसके पास कम है वो कहेगा मुझे पैसे दो, पर जिसके पास ज्यादा है वो फिर आरबीआई के पास जाके कहेगा मैं आपको पैसे देना चाहता हूं। आरबीआई कहेगी ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अगर आपके पास एक्सेस रिजर्व है तो वो आप हमको दे दीजिए और हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी अब आरबीआई उस कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, वो कमर्शियल बैंक जो अपनी एक्सेस मनी आरबीआई को लेंट आउट कर रहा। सो इफ द कमर्शियल बैंक्स हैज एक्सेस कैश बैलेंस, तो यहां पर आपके पास कैश बैलेंस एक्सेस में, इट कैन बी लेंट आउट टू आरबीआई अंडर रीपरचेज एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट यहां पर भी रीपरचेज का ही होगा। इसका मतलब पहले सिक्योरिटीज ट्रांसफर होंगी, फिर म्यूचुअली एग्रीड फ्यूचर डेट पर वो वापस रीट्रांसफर होंगी। इस कंसेप्ट तो खैर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एट द रेट विच इज नोटिफाइड, ऑफ कोर्स
जैसे रेपो रेट एक रेट है जो कमर्शियल बैंक्स को पे करना पड़ता है, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट होगा वो रेट होगा जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करेगा, क्योंकि यहां पर तो बोरोइंग आरबीआई ने करी है कमर्शियल बैंक से। लेकिन इससे होगा क्या? इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व्स विद द बैंक्स। जिन बैंक्स के पास वो एक्सेस रिजर्व था भी, वो एक्सेस रिजर्व जब उनके अकाउंट से निकलकर आरबीआई के खाते में चला गया, तो बैंक तो कहेंगे ना कि जो पैसा हमारे पास था, अगर हमारे पास ही पड़ा रहता हम उसको जनरल पब्लिक को लेंट आउट तो कर सकते थे, अब वो ऑप्शन हमारे हाथ से गया। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस the credit creation procedure will get a setback, thereby reducing the money supply। मेरे भाई, अगर आप वो पैसा पब्लिक को दे देते, पब्लिक परचेजिंग तो करती, आपने तो पैसा आरबीआई को दे दिया। इसका मतलब इकोनॉमी में जो परचेजिंग बढ़ सकती थी, आपने उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी है। आप परचेजिंग को रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली हम उसको क्या नाम देना चाहेंगे? वेल, दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। ये केस नंबर 7 हमारी तरफ से डिस्कस हो गया। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का केस नंबर 8। केस नंबर 8 कहता है कि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में चेंज किया जाए। मैं आगे आता हूं जी। आप जानते ही हैं कि जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपने पास जितना भी टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का अमाउंट है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, जैसे 18%, वो उनको अपने पास रखना पड़ता है गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अगर ये चेंज हो जाए तो वेल, चेंज के दो मतलब हो सकते हैं, या बढ़ जाए या कम हो जाए। आइए दोनों को समझते हैं। इफ SLR इंक्रीजेस, कमर्शियल बैंक कहते नहीं अब 18% नहीं, हम 19% रिजर्व, अब 20% रिजर्व होगा। इट विल डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप ज्यादा रिजर्व अपने पास रखोगे तो जो मनी पॉसिबली लेंट आउट हो सकती थी वो मनी रिड्यूस हो जाएगी, विच कैन बी यूज फॉर लैंडिंग पर्पसेस ऑब्वियसली, एंड कॉन्सिक्वेंटली the credit generation will be adversely affected। of course इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी कह सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों की परचेजिंग कम होती। और अगर आप इसका रिवर्स सिस्टम ले आए, अगर एसएलआर कम हो जाए, अगर बैंक अपने पास रिजर्व कम रखे, तो वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे पाएंगे। इट विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विच कैन बी यूज्ड फॉर लैंडिंग पर्पसेस, और कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या होगा? इकोनॉमी में फेवरेबल इंपैक्ट आएगा और ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन में जा सकता है। हाँ जी, आज की क्लास के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। क्लास के शुरू में मैंने बताया था, एक अमेंडमेंट्स और दूसरा एप्लीकेशंस। वेल, एप्लीकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो कवर हो गया। जितने भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे उन पर एक एक करके बात करी जा चुकी है। अब हम आते हैं अमेंडमेंट्स पर। अमेंडमेंट्स भी किस कंटेक्स्ट में? कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल करते हुए आरबीआई की तरफ से जो ऐसे मेजर्स लिए गए जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स को जानने बहुत जरूरी है। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे बड़े सारे मेजर्स हैं जो सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। अब आज की क्लास के आखिर में मैं वो पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जो रिसेंट एडिशन करे हैं, आप इनको अमेंडमेंट कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अब आइए उसके डिस्कशन के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ही कम चेंजेस हैं जो सीए इंटर के सिलेबस के हिसाब से रेलिवेंट कहे जा सकते हैं। शुरू करते हैं जी। मॉनेटरी पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू टैकल कोविड पेंडेमिक। जो सबसे पहला चेंज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो ये, रेपो रेट
and reverse repo rate has been reduced to 4% and 3.35% respectively. हालांकि ये तो आप ऐसा मानिए कि अप्रैल 2020 के आसपास ही ये इंटीमेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा चुका था और अब तो 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी भी रेपो रेट वही है और रिवर्स रेपो रेट भी वही है। लेकिन ये जो चेंज करा गया था रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को, वो कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही लिया गया था। अच्छा, इन दोनों एस्पेक्ट्स को जरा अलग अलग करके सोचते हैं। पहले रेपो रेट देखिए, जब हम कहते हैं कि अब रेपो रेट 4% हो जाएगा, इसका क्या मतलब लिया जाए? कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई एट वेरी नॉमिनल रेट। इसका मतलब आरबीआई से अगर आप फंड सब बोरो करोगे तो आपको बहुत कम, बहुत छोटा सा, सिर्फ 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको रीपर्चेज एग्रीमेंट में अपने आप को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा और इसका मतलब पहले भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि 4% के रेट पर जब भी आप लिक्विडिटी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आपको नेसेसरी फंड्स गवर्नमेंट से, आरबीआई से अरेंज करवाकर दिए जा सकते हैं। वेरी गुड, अंडर रीपर्चेज एग्रीमेंट टू हैंडल द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। चलिए, ये तो बात ठीक है। अब हम आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। सिमिलरली, इफ द कमर्शियल बैंक इज इन पोजेशन ऑफ एक्सेस कैश, भाई अगर किसी बैंक के पास जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं, अगर उसकी शॉर्टेज है तो किसी के पास एक्सेस फंड्स भी है, तो आरबीआई कहती है अगर आपके पास एक्सेस फंड्स है तो आप हमको दे दीजिए, लेकिन बदले में आप हमसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, और वो है 3.35%। देखिए, मेरी बात सुनिए, इसके दो इंपैक्ट हैं। पहली बात, फिर से रेपो रेट। अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो हम आपको फंड्स प्रोवाइड करा कर देंगे और आपसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ 4%। दूसरी बात, अगर आपके पास ज्यादा कैश है तो यार अगर आप हमारे पास आए ना तो आप हमसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की डिमांड मत करना, सिर्फ 3.35% है। तो आप कहोगे सर बस इतना ही? तो फिर ऐसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक ये डिसाइड करेंगे फिर हम एक्सेस कैश अपना आरबीआई को क्यों दें, फिर हम अपने पास ही नहीं रख लेंगे, और अगर हम अपने पास रखेंगे तो हम उसको इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज तो करेंगे। और हम यही तो चाहते हैं कि पेंडेमिक की सिचुएशन में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको दो तरीके के एडवांटेजेस मिलने चाहिए। पहली बात, कैश शॉर्टेज हो, हमारे पास आइए, ज्यादा इंटरेस्ट आपसे नहीं लेंगे, और अगर कैश आपके पास एक्सेस है तो यार हमारे पास क्यों लाते हो, पब्लिक को दो ना यार। हम चाहते हैं कि लोगों के पास मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, हमारे पास मत लेकर आइएगा। अगर आप हमारे पास लेकर आए तो हम आपको 3.35% से ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले नहीं हैं। सो एक तरीके से इट विल फोर्स द बैंक्स टू कीप द सरप्लस अमाउंट विद देम। तो बैंकों को लगेगा कि सरप्लस है तो अपने पास ही रखते हैं, सो दैट सफिशिएंट लिक्विडिटी कैन बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक सिचुएशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस में पहला चेंज, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। पैसे की शॉर्टेज हो, आइए हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, और अगर पैसा ज्यादा है तो यार फिर हमारे पास मत आओ यार, हम भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया नंबर 1, तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। नंबर 2 चेंज क्या हुआ है, इसके लिए ये मैं अगली स्लाइड पर आ गया। आप देखेंगे हेडिंग है इंसेंटिव्स टू एमएसएमईज। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप इसको कह सकते हो छोटे मोटे बिजनेसमैन, छोटे मोटे नहीं, छोटे बिजनेसमैन।
माइक्रो बहुत छोटे, स्मॉल एंड मीडियम, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे। यहां पर हमको एमएसएमई की डेफिनेशन में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि छोटे बिजनेसमैन को सहारा देने के लिए, छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है, कौन कौन सी नई बातें डाली गई। ओके, एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहली बात, ₹3 लाख करोड़ एज कोलेट्रल फ्री लोन। ओके, तो जितने भी एमएसएमईज हैं उसके लिए 3 लाख करोड़ के लोन का अरेंजमेंट किया गया, कोलेट्रल फ्री। मैं समझ सकता हूं कि कोविड-19 की सिचुएशन में बिजनेसमैन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहे होंगे, लिक्विडिटी तहस नहस हो गई होगी, डेटर से पैसे आ नहीं रहे होंगे और क्रेडिटर्स हर रोज पैसे मांग रहे होंगे। क्रेडिटर्स को तो चलो फिर भी आप कह सकते हो कि जब डेटर से पैसे आएंगे तो हम आपको देंगे। मैं तो सोचता हूं कि वर्कर को दी जाने वाली वेजेस का क्या हो रहा होगा। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर आप किराए के जगह पर बिजनेस करते हैं तो उस रेंट का क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लिक्विडिटी को अरेंज करने के लिए सरकार की तरफ से एक फंड क्रिएट किया जाए, और वो मैं कहता हूं कि जैसे ये कोविड-19 की प्रॉब्लम हुई मार्च 2020 के आखिर में, तो सरकार ने शुरू में ही यही कदम उठाया, क्या 3 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया ताकि कोलेट्रल फ्री लोन एमएसएमईज को प्रोवाइड कराकर दिया जा सके। दूसरा एडवांटेज क्या था, इन्फ्यूजिंग यानी इंट्रोड्यूस करना, इक्विटीज यानी ओनरशिप लेकर आना एमएसएमईज। अगर ये एमएसएमईज इक्विटी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, यानी अपने ओनरशिप राइट को थोड़ा सेक्रीफाइस करके किसी दूसरे को कहें कि जी आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ ओनर बन जाइए, थ्रू इनिशियल फंड ऑफ ₹10,000 करोड़। शुरू में इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड एस्टेब्लिश किया गया और बाद में उसको 50,000 करोड़ तक एक्सपेंड करने की बात भी कही गई। साथ ही साथ सरकार ने 2,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया इन द फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट डेप्ट टू एमएसएमईज पोजेसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही। लोगों के पास अब ऐसी एसेट्स हैं जो अब परफॉर्म नहीं कर रही और वो उन्होंने बोरोड फंड्स की मदद से एक्वायर कर रखी। जब एसेट ही नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी, इनकम जनरेट नहीं करेगी, और उन्हीं एसेट्स को एक्वायर करने के लिए अगर बोरोड फंड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो आप खुद सोचिए उसकी रीपेमेंट को लेकर इन फर्म्स को कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। उसके लिए एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए के फंड को एलोकेट किया गया। जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स, पॉइंट नंबर 2, ऑल पेंडिंग पेमेंट्स टू बी रिलीज्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़। देखिए इन एमएसएमईज को जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट से लेना था, हो सकता है इन्होंने बड़े सारे गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराकर दिए हों। वो ये कह सकते जी हमारा पैसा फंसा पड़ा है सरकार के पास, सरकार हमको हमारा पैसा रिलीज करे। तो गवर्नमेंट ने इनके फंड्स को तुरंत रिलीज किया और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। जितने भी ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जो कि 200 करोड़ से ज्यादा के नहीं थे, उनको लेकर एक बात कही गई कि फॉरेन फर्म्स को ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, ताकि जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको ये अमाउंट रिसीव होना चाहिए। उनकी इनकम जनरेट करना हमारे लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 21, एक तरीके से 1 अप्रैल 2020 to 31 March 2021, various MSMEs have observed 92% drop in domestic sales and nearly 100% drop in exports। अरे बाप रे, मैं कहता हूं फिस्कल ईयर 2021 सोचिए एमएसएमईज के लिए कितना बुरा रहा होगा।
कोविड पेंडेमिक की वजह से डोमेस्टिक सेल में 92% की गिरावट और एक्सपोर्ट सेल तो समझो जीरो ही हो गई। तो उससे क्या हुआ कि हमने ऊपर जो आपको बातें बताई हैं, इससे इनके बिजनेस के रिवाइवल में इनको काफी मदद मिली होगी। एक बार फिर से जो भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको एक बार आप फिर से ऑब्जर्व करिए। जो हमने एमएसएमईज को बड़े सारे इंसेंटिव्स जो है सरकार की तरफ से अनाउंस करेंगे। पहली बात आपने डिस्कस किया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया आरबीआई के माध्यम से। उसके बाद जो छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनको कितने सारे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हमारी तरफ से अनाउंस करे गए। ओके, अब तीसरा और आखिरी कंसेप्ट मैं आपके पास लेकर आता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी में जो रिसेंट चेंजेस है उसमें तीसरा और आखिरी कंसेप्ट, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ऑब्वियसली आपने कॉपी कर लिया होगा। वेरी गुड। ओके, ये रहा तीसरा और आखिरी पॉइंट। वेरी गुड। मेजर्स टारगेटिंग बिजनेस रिवाइवल। देखिए पहला पॉइंट, कोलेटरल फ्री लैंडिंग प्रोग्राम विद 100% गारंटी। आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि भी पेंडेमिक की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वेरियस एंटरप्राइजेस को चाहिए थे फंड्स, तो बोरोड फंड्स की मदद से उनको प्रोवाइड करा कर दिया गया और हम लोगों ने उसको कोलेटरल फ्री सिस्टम के थ्रू मैनेज करा। अगर लोगों के पास कोलेटरल के तौर पे, गिरवी के तौर पे कुछ नहीं भी था तो भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करा कर दी गई। दूसरा एडवांटेज क्या रहा, सबॉर्डिनेट डेब्ट टू एमएसएमईज विद पार्शियल गारंटी, और आखिरी में वेवर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन ओवरड्यू फाइलिंग ऑफ जीएसटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ओके, जीएसटी में भी हमने ऑब्जर्व किया है कि जीएसटी की रिटर्न में जो देरियां हुई उसमें इंटरेस्ट को लेकर सरकार ने इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया, कंप्लीटली भी और पार्शियली भी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास जो हमने रिकॉर्ड करी 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी, पहले सारे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हुए और उसके बाद जो रिसेंट एडिशंस हुए कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। आज की क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।